बच्चों हम लोग टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपका जो फुल टेस्ट हुआ था उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सवाल में कह रहे हैं ए मोटरसाइकिलिस्ट मूव फ्रॉम ए टू बी इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर देन रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ज़रा बताइए कोई पार्टिकल यहाँ से ए से बी तक गया है, हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। तो बताओ ये जो डिस्टेंस होगी, इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा, ये बताइए इसके पूरे सरकमफ्रेंस का 1/6 होगा, 60 डिग्री है। तो डिस्टेंस होगा 2πr का 1/6 और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल। तो पार्टिकल ए से बी गया है तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी ये वाला, और ये बताओ अगर आर है तो ये भी आर है और ये दोनों एंगल बराबर होने हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो ए से बी तक की लेंथ जो होगी बताओ वो आर हो गई, ये भी आर हो गया। तो इसका जरा रेशियो निकालते हैं। हमसे कह रहा है रेशियो बताइए डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। तो ये होगा 2πr/6 और डिवाइडेड बाई आर, तो आंसर आएगा π/3। आंसर हो गया आपका π/3। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो थर्ड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया है। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं हमसे ए बॉडी fall freely from the top of a tower. It covered 36% of the total height in the last second before striking the ground level. ध्यान दीजिए, कोई पार्टिकल अगर यहाँ से ग्राउंड पे पहुँच रहा है, मान लो ये टोटल हाइट h है, तो कह रहे हैं h का 36% कवर कर रहा है लास्ट सेकंड में। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टोटल n सेकंड लग रहे हैं। तो बताइए 36% कितना हुआ? तो 36% हुआ हमारा जाकर के 0.36h, ये हुआ 36%। और ये कवर हो रहा है आखिरी 1 सेकंड में। तो आखिरी 1 सेकंड होगा n-1 से n सेकंड के बीच का 1 सेकंड, जिसे हम लोग बोलेंगे nth सेकंड। तो बताइए जरा हम लिखें अगर s nth बराबर, तो u प्लस हाफ ए की जगह ग्रेविटी है 2n-1, और ये देखो 36% 0.36h, u0 है हाफ g 2n-1। बताइए h की वैल्यू यहां से लेके यहां तक की हाइट n सेकंड में कवर हो रही है, तो आप h को चाहो तो लिख सकते थे हाफ gt स्क्वायर t की जगह टोटल टाइम n सेकेंड। तो ये बताओ हुआ 0.36 और ये देखो हाफ g n स्क्वायर बराबर, ये हो गया हाफ g 2n-1। तो हाफ g हो गया, देखो बेटा कैंसिल, यहां से 36/100 n स्क्वायर और ये हो गया 2n-1। देख लीजिए जरा, 4 से कट कर दीजिए 9, ये हुआ 25। तो यहां से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9n स्क्वायर माइनस 50n प्लस 25 बराबर 0। ठीक है, तो सवाल में बताओ इसका फैक्टर करना है हमको। तो 9 × 25, तो 9 × 25 का ऐसा फैक्टर करना है जिनका सम 50 आए। तो देखिए भाई, जिनका सम 50 आए तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 45 and 5 × 3 45 and 5। तो चलिए फैक्टर करिए, 9n स्क्वायर माइनस 45n माइनस 5n प्लस 25 बराबर 0। यहां से आप जरा 9n कॉमन ले लीजिए,
जब आप यहाँ से 9n कॉमन लेंगे तो बताओ यहाँ से n माइनस फाइव कॉमन लोगे, n माइनस 5 बराबर 0। एक n आ गया 5 और एक n आ गया 5/n। तो ये वाला टाइम जो 5/n है ये 1 सेकंड से कम है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड तो यही टाइम है, तो टोटल टाइम 1 सेकंड से बड़ा होगा, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो आंसर हुआ कि ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकंड लगेंगे, और 5 सेकंड में जो हाइट है वो ये है, तो h की वैल्यू आ गई हाफ, g की वैल्यू 10 और n हो गया 5 का स्क्वायर। तो बताओ h आ गया हमारा 125 मीटर। आंसर लास्ट। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसे आप लोग नोट कर लें पहले। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड नंबर में हमसे कह रहे हैं पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन x एंड t गिवन एज। बताइए भाई, हमको दिया गया एक्स स्क्वायर बराबर 2 + t। हमको एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन पूछा है, और ऑप्शन पर नजर डालो, एक्सेलरेशन हमें x के टर्म्स में पूछा है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, तो ये बनेगा 2x, ये 0 हो गया कांस्टेंट का, ये हो गया dt/dx। तो ये देखो बेटा 2x बराबर dx/dt होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये हो गया 1/v। तो v की वैल्यू हो गई 1/2x। ये आ गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन बताइए, हमसे पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन, तो अगर वेलोसिटी का x के साथ रिलेशन आ गया तो जरा बेटा देखो dv/dx निकालो पहले। तो 1/2 इज कांस्टेंट, ये देखो x की पावर -1 है, तो dy/dx हमको करना है x की पावर -1 का। तो -1 बाहर आएगा तो -1/2, एक पावर कम होगा x²। ये आ गया dy/dx, तो एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय dv/dx। तो ये है देखो 1/2x इंटू -1/2x², तो a बराबर हो गया -1/4x³। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं भाई। सवाल में कह रहे हैं बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर कवर ए डिस्टेंस 7h इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी वेयर h इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड। बताओ भाई, 1 सेकंड में h कवर हो रहा है, तो अगर मैं आपसे कहूं 1 सेकंड में h हो रहा है, तो h बराबर हाफ g 1 का स्क्वायर, तो h बराबर हो गया 5 मीटर। तो बताओ 7h हो गया हमारा 35 मीटर। और अब कह रहे हैं जो 35 मीटर है, ये बताइए आखिरी 1 सेकंड में कवर हो रहा है। तो हमने मान लिया कि टोटल हाइट को कवर करने में टाइम n सेकंड लग रहा है। तो बताओ जरा, SNH u प्लस हाफ a की जगह ग्रेविटी 2n-1। तो ये बताओ 35 है, u 0 है, ये 5 हुआ 2n-1, 7 हुआ, इधर देखो 2n-1, 8 हुआ 2n, n की वैल्यू आ गई बेटा 4 सेकेंड। आंसर 4 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर में कह रहे हैं हमसे ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक n टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन a 45 degree rough inclined as it take to slide down perfectly smooth 45 degree inclined। जरा ध्यान दीजिए, एक बार जो इंक्लाइंड है वो स्मूथ है 45 डिग्री, पहले हम ले रहे हैं स्मूथ, और अगली बार हम लेंगे रफ। ठीक है, ध्यान देना। तो यहां से अगर हम FBD बनाएं तो इधर लगेगा mg sin थीटा बाई √2 हो गया sin 45,
इधर एम जी कॉस थीटा एम जी बाई रूट टू, इधर नॉर्मल, फ्रिक्शन है नहीं, तो जो एक्सेलरेशन आएगा बताओ आप लिखोगे एम जी साइन थीटा एम जी बाई रूट टू बराबर एम इंटू ए की वैल्यू आ गई बेटा जी बाई रूट टू, ये आ गया ए। तो मान लो टी टाइम में ये जमीन पर पहुंच रहा है तो एस डिस्टेंस हाफ ए की वैल्यू जी बाई रूट टू और टाइम टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यू टी 0 हो गया और यहां तक आने में ये डिस्प्लेसमेंट मान लो एस है। अगली बार वही इंक्लाइन रफ हुआ, ध्यान देना ये 45 है, अगली बार रफ हुआ तो बताओ इधर आएगा एम जी साइन थीटा एम जी बाई रूट टू, इधर आएगा एम जी कॉस थीटा एम जी बाई रूट टू, इधर आएगा नॉर्मल और इधर की तरफ आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, और ये डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करके जाएगा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे एम जी बाई रूट टू माइनस एफ के बराबर एम ए। तो एम जी बाई रूट टू माइनस म्यू इंटू म्यू के मान लो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन, नॉर्मल है एम जी बाई रूट टू बराबर एम ए। तो ए बताओ इस केस में आ रहा है जी बाई रूट टू कॉमन ले लो बेटा 1 माइनस म्यू के, इतने एक्सेलरेशन से अब नीचे की तरफ जाएगा और अब उसको उतना ही डिस्टेंस कवर करने में टाइम एन टाइम ज्यादा लग रहा, तो हाफ ए की जगह जी बाई रूट टू 1 माइनस म्यू के और टाइम हो गया एन टी का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो आप जरा देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों एस बराबर हैं, तो दोनों को बराबर कर दो बेटा। तो यार ये नंबर कट जाएगा तो यहां बचा टी स्क्वायर, इधर 1 माइनस म्यू के एन स्क्वायर टी स्क्वायर भी गया, तो यहां से 1 अपॉन एन स्क्वायर बराबर 1 माइनस म्यू के। तो यहां से बताओ बेटे म्यू के की वैल्यू आ गई है 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्स। बताओ जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन है। कह रहे हैं पावर डिलीवर्ड बाई एफ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जो पावर है इस फोर्स का जो रेट ऑफ वर्क डन है वो एक्स की पावर 0 पे डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो चला पहले एक बात बताओ, हम एक काम करें पहले वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी निकालें, क्योंकि हमको ये पता है इंस्टेंटेनियस पावर एम इंटू बी होगा। तो यार इसको लिख सकता हूं मैं एम इंटू ए, और ए को मैंने लिखा वी डी वी बाई डी एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन, मास इज कांस्टेंट, तो वी डी वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन डी एक्स। तो यहां वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। देख लीजिए भाई, तो v प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई 2, यहां रख दीजिए। एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन है और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई 2 है। तो ये पावर आ गया एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई 2, और क्वेश्चन में कहा गया कि पावर एक्स पे पावर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो n प्लस 1 बाई 2 बराबर 0 हो गया। तो 2n प्लस n प्लस 1 बराबर 0 हो गया। देख लीजिए भाई, तो यहां से बताओ 3n बराबर -1 हो गया, n आ गया -1 बाई 3, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सवाल में कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3m स्प्लिट इनटू 3 इक्वल फ्रैगमेंट। 2 फ्रैगमेंट है वेलोसिटी v j कैप एंड v i कैप। द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट। बताओ भाई, पहले हम लगाने चले मोमेंटम कंजर्वेशन, तो पूरा जो 3m मास था वो रेस्ट पे था, 3 इक्वल फ्रैगमेंट में टूटा तो हमने m m m मान लिया।
एक m मास की जो वेलोसिटी है वो v j कैप, दूसरे m मास की वेलोसिटी v i कैप, और तीसरे m मास का वेलोसिटी v वेक्टर। तो यहां से v वेक्टर जो आ रहा है वो माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप। ठीक है, तो हमारा आंसर बताइए थर्ड हो जाएगा, एकदम सिंपल। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। A particle is projected at 60 degree to the horizontal with kinetic energy K। सवाल में कह रहे हैं हमने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर फेंका, ये एंगल 60 है, मान लो u वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी K हाफ एम बी स्क्वायर। तो हमसे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, बहुत आसान, यहाँ पर y कंपोनेंट 0, पूरी की पूरी वेलोसिटी x के अलोंग, और ये वेलोसिटी होगी यहाँ पर u का cos 60 u/2। तो अगर ये u/2 है तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी k डैश, वो होगी हाफ m v x का स्क्वायर। तो ये आया बेटा हाफ m u स्क्वायर बाई 4, ये लिखा है k, तो ये आया k/4 आंसर, थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर में हमसे कह रहा है ए फोर्स F on a particle moving in a straight line varies with distance d as shown during its displacement of 12 मीटर। देखिए इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे है, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स 0, फिर ये फोर्स बढ़ा, फिर कांस्टेंट, और ये फोर्स फिर घटते हुए यहाँ 0 हुआ, ऐसा है। यहाँ लिखा है 3, ये लिखा है 7, और ये लिखा है 12। तो हमको 12 मीटर में क्या बताना है, वर्क डन। तो बहुत ही आसान है भाई, वर्क अगर कैलकुलेट करना है 12 मीटर के अंदर, ठीक है। तो बताओ वर्क कैलकुलेशन, एफ एक्स ग्राफ का एरिया, तो बताओ क्या ये एरिया आएगा इतना। तो ये बताओ रेक्टेंगल, तो यहाँ जो एरिया होगा वो वर्क होगा, और बताओ ये हुआ रेक्टेंगल, तो ये 4 इंटू 2, और ये बताओ ट्रायंगल हाफ, बेस 7 से 5 तक 5 इंटू हाइट हुई हमारी 2, तो ये देखो 8 + 5 13 जूल आंसर आएगा। 9 नंबर हो चुका, 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में सवाल पढ़िए। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट -2i + 5j to 4i + 3k। बताओ भाई, तो पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करो। तो फाइनल पोजीशन है 4i + 3k, इनिशियल है -2i + 5j, तो ये हो गया देखो 6i - 5j + 3k, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जो फोर्स वेक्टर दिया है वो दिया है 4i + 3j। हमको बताना है कितना वर्क होगा, तो W बराबर F.D, तो F है ये, D है ये, तो बताओ डॉट प्रोडक्ट I का I से मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 4 24 -15, आंसर आएगा 9 जूल। 11 नंबर पे चलते हैं भाई। 11 नंबर देखिए। सवाल में कह रहे हैं
ए थिन हॉलो सिलेंडर, बताओ थिन हॉलो सिलेंडर, अगर हॉलो सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। स्लाइड्स विदाउट रोटेटिंग एंड देन रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद द सेम स्पीड, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द टू केसेस। ध्यान दीजिए, एक बार वही सिलेंडर केवल स्लाइड कर रहा है विदाउट रोटेटिंग, सवाल पढ़ लो, तो v स्पीड से मान लो जा रहा है, और अगली बार वही सिलेंडर रोल करके जा रहा है तो v भी है ओमेगा भी है, और कांटेक्ट पॉइंट के पास जितना फॉरवर्ड v उतना बैकवर्ड r ओमेगा, तो v बराबर r ओमेगा होगा। तो यहां जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ mv² ओनली, लेकिन जो यहां काइनेटिक एनर्जी होगी रोलिंग में वो होगी काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन। ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² और ये हाफ ICM ओमेगा²। ये देखो बेटा, हाफ mv² हाफ ICM की वैल्यू हुई mr²। तो ये देखो जरा, हमारा हाफ mv² ही लिखा है, mv² बन गया। इनका रेशियो ऊंचा से 1 कह दे रहा है, इसे 2 कह दे रहा है, तो रेशियो बताइए काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस अपॉन सेकंड केस, 1/2 आ गया आंसर। 12 नंबर देखिए, नंबर क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। सवाल में कह रहे हैं ए बॉडी ऑफ मास m रेडियस r रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड v नॉट रोल्स अप इंक्लाइंड प्लेन टू हाइट 3v²/4g। बताओ भाई, सवाल कुछ ऐसा है, कोई बॉडी पहले ये हॉरिजॉन्टल सरफेस थी, वो अचानक इस सरफेस पे रोल करके चढ़ रहा है, और ये हाइट दी गई है 3v²/4g। कह रहे हैं बताओ ये कौन सी बॉडी होगी, तो बताओ ये रोल करके जा रहा है तो इधर v इधर ओमेगा, और ये v बराबर r ओमेगा होगा। जैसे जैसे ये बॉडी रोल करके गया स्पीड घटता गया, ओमेगा भी घटता गया, और दोनों घटते घटते 0। अच्छा याद करो, जब ये बॉडी रोल करके जाती थी तो यहाँ फ्रिक्शन लगता था, रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन किधर लगता था, अप द इंक्लाइन, ऊपर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। लगाओ बेटा एनर्जी कंजर्वेशन, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। तो यहां देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल करके जा रहा था ऐसे, और फिर किसी इंक्लाइन सरफेस पे चढ़ा, और जो मैक्सिमम हाइट है वो हाइट है 3v²/4g। अगर यहाँ रोल करके जा रहा तो उसके बाद BCM भी होगा, ओमेगा भी होगा, और v बराबर r ओमेगा होगा, रोलिंग हो रहा है। और यहाँ तक अगर पहुँच गया तो यहाँ पहुँच के स्पीड 0, ओमेगा भी 0, और हम यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो बताओ, मैं लिखने चला, यही लिख देना, चलो ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। बताओ ये हुआ हाफ mv² हाफ ICM ओमेगा², और वहां पहुंच करके हुआ mgh, और h है 3v²/4g। ठीक है, तो यहां से जरा गौर से देखिए, यहां पर इसको इधर ले जाए, हाफ ICM ओमेगा² बराबर, ये g से g गया, तो ये बताओ 3mv²/4 माइनस हाफ mv², एलसीएम बताइए 4 आएगा, तो यहां पे बचा 1/4mv²। अब चलिए वैल्यू रखते हैं, तो यहां पर हाफ ICM ओमेगा², ओमेगा को मैं v/r लिख सकता हूं, तो ये देखो v²/r² बराबर 1/4mv²। ठीक है ना।
तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया और ये 2 गया इधर, तो ICM बराबर हाफ mr स्क्वायर आ गया। तो ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नंबर में कह रहे हैं ए बॉडी ऑफ मास m टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस r, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। बताओ, याद करो, हमने आपको कहा था कि अगर अर्थ की सरफेस से इसका रेडियस r ही है, इससे h हाइट अगर ऊपर हम किसी भी पार्टिकल को ले जाएं तो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड रिजल्ट mgh1 प्लस h बाई r ही होता है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं, तो mg h की जगह पे बताइए 2r ही रखना है, और ये देखो 1 प्लस 2re अपॉन re, तो यहां से देखो 2/3 mg/re, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। 14 नंबर सवाल पढ़ लीजिए। कह रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ऑरिजिन। द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम। जरा ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ऑरिजिन है, हमको ऑरिजिन पर पोटेंशियल लिखना है, 1 पर, 2 पर, अगली बार 4 मीटर पर, अगली बार 8 पर, अगली बार 16 पर। यहाँ 2 kg के मासेस रखे गए हैं ऐसे, ये 2 kg मास रखा गया है हर जगह पर, और ये सीरीज इनफाइनाइट तक गई है बेटा। हमसे कह रहे हैं कि ऑरिजिन का पोटेंशियल बताइए, तो बताओ ये पॉइंट मास है, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी -g m2/r। तो हम सबको ऐड करेंगे तो r आएगा 1, इधर 1/2, इधर 1/4, इधर 1/8, इधर 1/16, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये देखो बेटा, पोटेंशियल एट ऑरिजिन -2g, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, जीपी बन गया, जिसका कॉमन रेशियो हाफ है। तो a/1/1 r, तो आंसर हो जाएगा -4g, ये आंसर होगा। हम आपको बता दें, अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा होता है, जैसे कि यहां पे देखो a की जगह 1 लिखा है और a r है 1/2, तो r हो गया 1/2 कॉमन रेशियो। तो इसका जो सम होता है वो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r, ये हमारा रिजल्ट हमने लगाया है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। नंबर में कह रहे हैं टैंक A and B open at the top contain 2 different liquid up to a certain height in them. A hole is made in the wall of each tank at a depth h from the surface of the tank. The tank of the hole in A is twice that in B. Area A का डबल है। If the liquid mass flux through each hole is equal, then the ratio of density of the liquid respectively. Right. सवाल पढ़िए एक बार फिर से। टैंक A और B है, दोनों ओपन है। A में h डेप्थ पे बनाया गया है। होल इज मेड इन द वॉल ऑफ ईच टैंक एट डेप्थ h, ठीक है। तो बताओ मास फ्लक्स बराबर, तो पहले टैंक से निकलने वाला मास दूसरे से निकलने वाला मास बराबर, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा बताओ एरिया इंटू फ्लो वेलोसिटी, तो ρ2 A2 इंटू B2, राइट। अब बताओ एरिया ऑफ होल A इज ट्वाइस, बताओ ये ρ1, ये बताओ डबल है 2A, और ये हो गया √2GH, ये ρ2 एरिया बताओ A है इसका, और स्पीड इसमें भी √2GH। क्यों?
क्योंकि दोनों में होल एच नीचे बनाया गया बराबर हाइट पर, ये कट गया तो रो 1 अपॉन रो 2 की वैल्यू 1/2 आ गई। आंसर लास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 नंबर में कह रहे हैं 2 रेन ड्रॉप्स रीच द अर्थ विद डिफरेंट टर्मिनल वेलोसिटी हैविंग रेशियो 9:4। तो टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो v1 अपॉन v2 r1 अपॉन r2 का स्क्वायर, और ये दिया गया बेटा 9/4 r1 अपॉन r2 का स्क्वायर। तो यहां से बताओ r1 अपॉन r2 3:2 रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा, ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब, नीचे बोलो 4/3 पाई r2 क्यूब। तो ये बनेगा r1 अपॉन r2 का क्यूब। r1 अपॉन r2 है 3/2, इसका क्यूब करेंगे तो 27:8। क्वेश्चन नंबर 17। सवाल पढ़ लीजिए। ए सिलेंडर ऑफ हाइट 20 मीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ वाटर थ्रू ए स्मॉल होल ऑन द साइड वॉल ऑफ द सिलेंडर नियर द बॉटम। तो बताइए भाई, एक सिलेंडर है जिसमें वाटर को 20 मीटर हाइट तक भरा गया है और हमने यहां पर एक स्मॉल ऑरिफिस बनाया है। तो यहां से जो लिक्विड आ रहा है उसकी फ्लो वेलोसिटी पूछी है, ये 20 मीटर है। तो जो फ्लो वेलोसिटी होगी वो √2gh। तो बताओ ये हो जाएगा रूट के अंदर 2g10, h हो गया 20। तो आंसर बताओ 20 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सवाल पढ़ लीजिए। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM पीरियोडिक टाइम 6 सेकेंड। बताओ टाइम पीरियड 6 सेकेंड। द टाइम टेकन फॉर ट्रेवर्सिंग डिस्टेंस हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन। याद करो, हमने आपको एक जादुई सर्कल बताया था। इस जादुई सर्कल में पार्टिकल सर्कल में घूमता था एंटी क्लॉक, लेकिन उसका जो शैडो होता था वो SHM करता था एक्स के लॉन्ग। तो जब पार्टिकल यहाँ तो शैडो यहाँ, और बताओ हमें a/2 तक जाना है, तो रेडियस a होती थी, तो ये a/2 तक तब जाएगा जब ये एंगल 60 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक इतना घूम के आए, 30 डिग्री एंगल घूम के आए। तो बताओ भाई 30 डिग्री का मतलब π/6 घूमना है थीटा। तो थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। तो π/6 ओमेगा हो गया 2π टाइम पीरियड इंटू टी। पाई से पाई गया तो t/12 आंसर। और t की वैल्यू सवाल में 6 है, 6/12 आंसर 1/2 सेकेंड। फोर्थ 90 नंबर पे जाएंगे। सवाल पढ़ लीजिए। ए पार्टिकल at a particular position the velocity of a particle in SHM with amplitude a is √3/2 that at its mean position। बताओ भाई, किसी जगह पर उसकी वेलोसिटी √3/2 टाइम्स और v मैक्स है मीन पोजीशन पे, यानी उस जगह पे वेलोसिटी √3/2 टाइम्स ऑफ a ओमेगा। और आपने पढ़ा था वेलोसिटी का रिलेशन v बराबर ओमेगा, रूट के अंदर a² माइनस x²। तो रख दो बेटा, ये √3/2 ओमेगा इंटू a, ये ओमेगा रूट के अंदर a² माइनस x², स्क्वायर कर दीजिए। तो ये 3/4 a² ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। ओमेगा स्क्वायर कट गया, x² बराबर a² बाई 4 हो गया
x बराबर a/2 आएगा फर्स्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। ट्वेंटी नंबर में हमसे कह रहे हैं ए वेव y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऑन ए स्ट्रिंग मीट विद अनदर वेव प्रोड्यूसिंग ए नोड एट x इक्वल टू 0। बताओ भाई x बराबर 0 पर हमको y रिजल्टेंट 0 चाहिए, क्योंकि हमको नोड बनाना है, तो नोड का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो हमें ऐसा स्टैंडिंग वेव बनाना है जिसमें हम x को 0 रखें तो y रिजल्टेंट 0 आ जाए। तो उसके लिए एक वेव की इक्वेशन y1 ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो जो दूसरी वेव होगी वो इसके अपोजिट जाएगी, और हमको कुछ ऐसा चाहिए बाय रिजल्टेंट, कुछ ऐसा आ जाए 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, या तो ये आ जाए या फिर ऐसा आ जाए y रिजल्टेंट 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, ये दोनों चल सकते हैं। हमें x बराबर 0 रखने पर ये एम्पलीट्यूड 0 लाना है, ये 0 लाना है, तो ये तभी 0 होगा जब ये साइन का फंक्शन होगा। तो सोचो अगर तुम इसको ओपन करोगे तो बताओ, इसको अगर हम ओपन करते तो ये y1 बराबर देखो a साइन ए इंटू कॉस बी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हमें दूसरी वेव जो लानी है उसमें बताओ ये वाला नंबर ऐड करके डबल करना है। तो दूसरी वेव अगर हम ले लें माइनस ए साइन और इसके अपोजिट जाएगी तो ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि ये राइट मूविंग है तो ये लेफ्ट मूविंग होना चाहिए अगर हमको स्टैंडिंग वेव बनाना है। तो जब तुम इसको ओपन करोगे बेटा तो देखो माइनस ए साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आएगा। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जरा देखो भाई, ये नंबर कट जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो y रिजल्टेंट की वैल्यू -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो अगर हम इसमें x को 0 रखें तो बताओ एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है, इसलिए आंसर सेकंड होगा। बढ़िया सवाल है ये। 21 नंबर देखिए, हमसे कह रहे हैं 3 साउंड वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड हैव फ्रीक्वेंसी ν-1 न्यू एंड ν+1, दे सुपर इम्पोज टू गिव बीट्स, द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, एक है ν-1 एंड न्यू, इनका f बीट, इनका डिफरेंस देखो 1 आ रहा है। इसका मतलब अगर इनका सुपरपोजिशन होता तो 1 सेकंड में हमको t बराबर 0 पर मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देती। ध्यान देना, अगर हम न्यू एंड ν+1 ले लें तो इनका डिफरेंस भी 1 है, एफ बीट 1, यानी हमें 1 सेकंड में एक बार लाउडनेस सुनाई देगी, वो भी t बराबर 0 पर। अच्छा, अगर ν-1 और ν+1 लेना है, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये बताओ f बीट हो गई 2, यानी 1 सेकंड में हमें 2 बार लाउडनेस, एक बार t बराबर 0 पर और एक बार t बराबर 0.5 पर। तो बताओ बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा लाउडनेस। अगर कोई ऑब्जर्वर का ये कान है, ये ऑब्जर्वर का ईयर है, यहाँ कोई आदमी खड़ा है और वो बताइए यहाँ से जाने वाले रिजल्टिंग साउंड को सुन रहा है, तो एक मैक्सिमा तो ये है t बराबर 0 पे और एक बताओ t बराबर 0.5 पर। हालांकि इनमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी होगी, क्योंकि ये तीनों के कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन से बना है और ये केवल इन दो के सुपरपोजिशन से बना है। तो बताइए भाई, 2 बार लाउडनेस नजर आएगी, लेकिन उन लाउडनेस की इंटेंसिटी आपस में बराबर नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा बीट फ्रीक्वेंसी 2। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए भाई सवाल 22 पढ़िए। कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय दिस,
डिस्टेंस थ्रू विच द वेव मूव्स इन 8 सेकेंड। तो पहले एक काम करो, वेव स्पीड निकालो बेटा। वेव स्पीड बराबर ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ टाइम देखो यहाँ 1/2 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1/4 है, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे कह रहे हैं ये वेव 8 सेकेंड में कितना चलेगा, तो बताओ डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। कितना आसान हो गया। तो ये 2 × 8 आंसर आएगा 16 मीटर। थर्ड आंसर हो जाएगा 23 पे चलते हैं भाई। बताओ भाई, यहां पे ये लार्ज प्लेट है, सिग्मा माइनस सिग्मा डेंसिटी। तो अगर हम यहां टेस्ट चार्ज रखें तो ये बताओ इधर रिपेल करेगा कितने से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अट्रैक्ट करेगा इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी यहां फील्ड 0 आएगा। यहां बताओ ये रिपेल और ये अट्रैक्ट, तो दोनों ऐड होके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर देखो ये अट्रैक्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला रिपेल टेस्ट चार्ज को सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी यहां पर भी फील्ड 0। तो ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो बताइए यहां से लेके यहां तक फील्ड 0 और फिर बताओ अचानक से फील्ड कांस्टेंट कितनी, ये कोऑर्डिनेट होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहां फिर फील्ड 0, तो ये ग्राफ फिर से डिसकंटिन्यूअस 0। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, राइट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कह रहे हैं द 3 चार्जेस Q प्लस Q एंड प्लस Q, देख लीजिए भाई, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। बताओ ये 90 है और ये आइसोसेलेस है, तो ये 45 यानी ये अगर ए तो ये साइड लेंथ भी ए होगी और ये हो गई बेटा √2a। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिग्रेशन, कह रहे हैं पूरे कन्फिग्रेशन की एनर्जी 0। तो याद करो मैंने आपको सिखाया था इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा था पेयर बनाया करिए पेयर। तो यार बताओ 1/4 एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लो, इन दो का पेयर कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a, इन दो का पेयर कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन √2a, एक इन दो का पेयर Q इंटू Q अपॉन a। देख लो भाई, और ये बराबर 0 के हैं, तो ये सब 0 में चला गया, a भी 0 में चला गया, Q भी 0 चला गया, तो इधर बचा Q प्लस Q/√2 प्लस स्मॉल q। देख लो a Q 1/4 एप्सिलॉन नॉट सब 0 में चला गया। क्या निकालना हमको, कैपिटल Q। तो इधर आया माइनस Q, कैपिटल Q कॉमन ले लो, √2 + 1 अपॉन √2। तो कैपिटल Q की वैल्यू हो गई -Q √2 + 1। आपको लग रहा होगा कि कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसमें ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करो, तो -2Q अपॉन √2 + 2, √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 + √2 हो गया, आंसर आ गया सेकंड। 24 हो गया। 25 देखिए भाई, 25 में कह रहे हैं द अमीटर रीड अप टू 1 एम्पियर, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.81 ओम। तो बताओ ये जो G है ये हो गया 0.81, इंक्रीज रेंज अप टू 10 एम्पियर, हम चाहते हैं 10 एम्पियर तक रीड करते, इधर 1 एम्पियर गया, इधर 9 एम्पियर। तो बताओ शंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो जरा सोचिए, अगर हमें शंट की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली करंट होगी IG और ये होगी I - IG। तो बताओ भाई IG के साथ G और I - IG के साथ S, तो बताओ IG हमारा हुआ 1, ये हुआ 0.81, I - IG हुआ 9 और ये S हमको निकालना है।
एस हो गया 0.09, तो इसका आंसर हमारा ए पार्ट हो जाएगा 0.09। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं 26। बहुत ही आसान सवाल है। टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट बाय द बैटरी, जरा बताओ, यहां से लेके यहां तक ये दोनों पैरेलल में, तो 6 और 2 का पैरेलल, 2 × 6, 2 + 6, ये हुआ 12/8, 3/2 1.5। तो यहां पे एक 1.5 लग गया। अब समझना, ये 1.5 और ये 1.5, बताइए कितना हो गया आपका। इन दोनों को हटा करके हम यहां पर एक 1.5 लगा सकते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, अगर हम यहां एक 1.5 लगा दें तो 1.5 1.5 3 और 3 3 1.5 पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन टर्मिनल ऑफ बैटरी, बिटवीन टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस, इन दो पॉइंट के बीच में अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालें तो देखो भाई, ये 1.5 1.5 3 3 3 1.5, तो आर इक्विवेलेंट आया 1.5 ओम। तो करंट थ्रू द बैटरी V/R इक्विवेलेंट, तो V हुआ 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट 1.5, आंसर आया 4 एम्पियर। 26। अब देखिए 27। नंबर पढ़ लो भाई। ए 5 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम and 2 volt battery with internal resistance 1 ohm are connected to a 10 ohm resistor as shown. Current in the 10 ohm resistance, बताओ भाई, इस 10 ohm में हमको करंट बतानी है। तो आप चाहें तो इस सवाल को सुपरपोजिशन थ्योरम से कर सकते हैं, तो मैं तो कह रहा हूं सुपरपोजिशन से ही कर लूं। तो एक बार में हम एक ही बैटरी मानेंगे। तो जरा बताओ, हमने पहले इस 5 वोल्ट की बैटरी को माना, इस बैटरी को हटा के केवल रेजिस्टेंस मानेंगे। तो एक बार में देखिएगा जरा, ये 5 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसको हमने एक्सटर्नल कर दिया, और यहां 10 ओम रेजिस्टेंस हमको यहां निकालना 10 ओम में। इस बैटरी को हटा के हमने केवल रेजिस्टेंस मान लिया 1 ओम। ऐसे हमको कहा गया है करंट बताना है। तो देखो भाई, पहले अच्छे समझो, 10 और 1। अच्छा, एक सर्किट इस बैटरी की प्रेजेंस मानेंगे, ये 2 वोल्ट, और इसके साथ ये 1 ओम, और यहां पर एक 10 ओम रेजिस्टेंस, और इधर पर बैटरी हट जाएगी, केवल 2 ओम रेजिस्टेंस रह जाएगा। ऐसे ये हमारा P2 है, ये P1 है, ये P2 है, ये P1 है। हम बाद में इन दोनों का कर देंगे सुपरपोजिशन। पोलरिटी देख लीजिए। चलिए भाई, तो 10 और 1 पैरेलल में कितना हुआ, 10/11, और 10/11 के साथ 2 सीरीज में 32/11, ये आया आर इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो यहां से जो करंट जाएगी वो 5 वोल्ट अपॉन 32/11। ऐसे अब इसको बटना है, पैरेलल में करंट का बंटवारा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। तो इधर एक हिस्सा, यहां 10 हिस्से, तो टोटल हिस्सा 11 करोगे, 11 से डिवाइड करो, 5/32। तो इधर जो करंट जाएगी वो 5/32 जाएगी, ठीक है, इस केस में। ठीक है, अब इधर आ जाओ। तो 2 और 10 कैसे पैरेलल, तो 2 × 10 अपॉन 2 + 10, 20/12, 5/3, 5/3 के साथ 1 सीरीज, तो 5/3 + 1, 8/3। तो यहां से जो करंट आएगी वो 2/8/3। अब यहां से जो करंट गई, अब उसे बटना है।
तो 1:5 में रेजिस्टेंस है, तो 5 हिस्सा यहाँ, 1 हिस्सा यहाँ, टोटल हिस्सा 6 से डिवाइड करो, 1/8, तो इसमें जो करंट जाएगी, यहाँ 5 हिस्सा, यहाँ 1 हिस्सा, तो 1/8 एम्पियर। तो जरा सोचो, इधर से आ रही 5/32, इधर से आ रही 1/8, तो यहाँ जो करंट होगी वो इधर से आ रही होगी, और वो करंट कितनी आ रही होगी, तो ये होगी 5/32 माइनस 1/8, एलसीएम आया 32, तो 1/32, 1/32 एम्पियर। अब इसको चाहो तो आप 0.03 करके आएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा, सेकंड। बढ़िया सवाल। कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो सुपरपोजिशन थ्योरम काम करता है। हमने एक बार में एक बैटरी की प्रेजेंस को माना और दोनों से करंट फ्लो कराया, और जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना था उसमें करंट का सुपरपोजिशन करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। सवाल में कह रहे हैं ए रिंग इज मेड ऑफ ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस 12 ओम। बताओ इस पूरे का रेजिस्टेंस 12 ओम है। आपने फाइंड द पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन द फिगर एट विच द करंट कैरिंग कंडक्टर शुड बी कनेक्टेड so that the resistance R of the sub circuit between these 2 points is equal to 8/3 ohm। ओके, कह रहे हैं L1 L2 का रेशियो बताना है ताकि R इक्विवेलेंट 8/3 आ जाए। तो सोचो बेटा, हमें एक रेजिस्टेंस यहां मानना है, यहां पे ऐसे, और एक रेजिस्टेंस यहां, तो जो लेंथ का रेशियो होगा वही रेजिस्टेंस का रेशियो होगा। ऐसे सवाल में मैं तो कह रहा हूँ आप ऑप्शन चेक कर लो, बहुत आसान पड़ेगा। अगर हम L1/L2 को 1/2 में बांटे हैं, ध्यान देना, तो रेजिस्टेंस भी 1/2 में बटेगा। तो पूरा रेजिस्टेंस था 12 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है ρL/A, रो और ए तो कांस्टेंट है, तो R प्रोपोर्शनल टू L हो गया बेटा। तो 1/2 में बटेगा, तो 3 हिस्सा करो, तो 3 से डिवाइड करो, तो ये बताओ हुआ 4 ओम और ये हुआ 8 ओम। अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो R इक्विवेलेंट निकालो जरा पैरेलल में, तो 4 × 8, 4 + 8, तो ये बताओ 32/12, 8/3 ओम आ रहा है। क्या R इक्विवेलेंट 8/3 कहा गया है? यस, तो आंसर फर्स्ट ही हो गया। ऐसे सवाल में आप ऑप्शन चेकिंग कर लीजिए, ज्यादा आसान पड़ेगा। नेक्स्ट 29 नंबर देखो बेटा। करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर इज V द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप। याद करो, मैंने कहा था कि अगर यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा हमसे लूप का, मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि अगर कोई चार्ज E इस एक्सिस के अबाउट सर्कल में घूमने लगे ओमेगा से, राइट, रेडियस कितनी है R, तो याद करो मैग्नेटिक मूवमेंट होता था ω/2 into moment of inertia of charge about axis of rotation। सब कराया मैंने क्लास में, about axis of rotation। याद आ रहा है बच्चों? तो यार बताओ, ये म्यू हो जाएगा ω/2, ये पॉइंट वहां से, तो ER² MR² के जैसा, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। 30 नंबर देखिए। 30 नंबर में कह रहे हैं द इंस्टेंटेनियस फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए क्लोज सर्किट ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस
इज इंडिकेटेड बाई द फॉलोइंग रिलेशन। बताओ भाई, फाई का ये रिलेशन दिया है, तो हमें कह रहे हैं इंड्यूस्ड करंट बताना इस टाइम पर। तो पहले बताओ ई इंड्यूस निकालो, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो सर डी फाई बाई डी टी करो तो ये होगा 12t माइनस 5। टी को जरा 1/4 रख दीजिए, 0.25 मतलब 1/4। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, यहाँ से 1/4 रखोगे, 3 में से 5 दिया, 2 वोल्ट आएगा। अब हमको इंड्यूस्ड करंट चाहिए, तो आई इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये 2 और रेजिस्टेंस है बताओ 10, तो आंसर होगा 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। 31 नंबर देखो बच्चों, थर्टी वन में कह रहे हैं कि ये बताइए हमें करंट का फंक्शन दिया है, ये अल्टरनेटिंग करंट का सवाल है, और ये बेटा वोल्टेज का फंक्शन दिया है। जरा दोनों में देखो फेज डिफरेंस कितना है, π/2। तो बताओ पावर कंजम्पशन जो होता था वो हमने पढ़ाया था आपको IRMS VRMS इंटू कॉस फाई, और अगर फाई बताओ 90 तो पावर कंजम्पशन 0, तो इसका आंसर होगा 0 वॉट। राइट। 32 देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं द इम्पिडेंस ऑफ ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस एंड 4 ओम रिएक्टेंस। बताओ भाई, आर है 3 ओम और XL माइनस XC मान लो 4 ओम। कुल मिला के अकेला XL भी हो सकता है, अकेला XC भी हो सकता है, ये दोनों का डिफरेंस। तो हमने कह रहे पावर फैक्टर, याद करो पावर फैक्टर क्या होता था। पावर फैक्टर होता था कॉस फाई, और ये कॉस फाई की वैल्यू जरा याद करो, ये आर का फेज, तो ये होता था XL माइनस XC का फेज, ये होता था Z, और ये एंगल था फाई। तो अगर हम कॉस फाई लगाते थे तो R/Z, R है 3, Z होगा बताओ, Z होता था रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये देखो 5 आ रहा है, तो ये आंसर होगा 0.6। राइट। 33 देखिए, 33 में कह रहे हैं हमसे टू थिन कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40, दोनों कन्वर्जिंग लेंस हैं। कन्वर्जिंग का मतलब बेटा क्या, कॉन्वेक्स, और कह रहे हैं इनको कांटेक्ट में रखा गया, तो 1/F इक्विवेलेंट 1/F1 प्लस 1/F2। जब दो थिन लेंस को हम टच करा के रखते हैं ऐसे, तो इनके इक्विवेलेंट जो लेंस बनता है उसकी फोकल लेंथ ऐसे निकलती है। फाइंड द इफेक्टिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो 1/F इक्विवेलेंट, तो 1/20 प्लस 1/40, एलसीएम 40 सेंटीमीटर, 2 + 1। तो बताओ बेटा F इक्विवेलेंट की वैल्यू 40/3 सेंटीमीटर, हम इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 40/3 और ये 100, ये आ गया हमारा मीटर में। तो पावर बताओ क्या होगा, 1/F इक्विवेलेंट, तो 1/F 2/15 ऊपर चला गया, आंसर आया 7.5 डायोप्टर। राइट। 34 देखिए, कह रहे हैं अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। बताओ भाई, ये एक प्लेन मिरर है, ऐसे कोई लाइट रे आया, कितने एंगल पे आया, 30 डिग्री।
तो रिफ्लेक्शन भी कितने पे हुआ, 30 पर। बताओ कह रहे हैं डेविएशन, तो जाना चाह रहा था ऐसे, इतना डेविएट हुआ, तो ये पूरा 180 में से 60 गया, तो 120 डिग्री। 35 देखिए, कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व टू बी फॉर्म्ड ऑन ए सर्टेन सेगमेंट of the screen when light of wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, number of fringes observed in the same segment of the screen. तो बताओ नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो बताओ भाई याद करो, स्क्रीन पर इतनी हाइट में हमको 12 फ्रिंजेस दिख रही हैं, किस लैम्डा की, 600 नैनोमीटर की। तो कुछ याद आ रहा है, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, ये होता था। n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, क्यों? क्योंकि अगर ये y में अगर n1 लैम्डा 1 की तो लैम्डा 1 डी बाई डी, और n2 अगर लैम्डा 2 की है तो लैम्डा 2 डी बाई डी, ये हमारा फ्रिंज विड्थ होता था। तो अगर n1 फ्रिंजेस लैम्डा 1 की हैं तो n1 लैम्डा 1 डी बाई डी और n2 लैम्डा 2 डी बाई डी बराबर होना चाहिए। तो ये रिलेशन आया, n1 है 12, ये 600, n2 निकालना है, ये 400, n2 की वैल्यू आ गई 18 फ्रिंजेस। 18 फ्रिंजेस। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से हमारा शुरू हो रहा है सेक्शन बी, जिसमें 15 सवाल हैं, आपको कोई भी 10 सवाल करने हैं। आपको एकदम न्यू पैटर्न पे पेपर दिया गया है। सवाल पढ़ लीजिए। ब्लॉक का मास 5 kg रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां बताओ म्यू की वैल्यू 0.2 है और ये मास जो है वो 5 kg है। फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। बताओ अगर ये 40 न्यूटन है तो इधर आएगा F का cos 30, तो ये बताओ Fx जो होगा 40 इंटू √3/2 cos 30, ये हुआ 20 √3 न्यूटन। इधर आएगा 40 का साइन 30, 20 न्यूटन F बाई, इधर लग रहा होगा mg 5g, इधर लग रहा होगा नॉर्मल, और इधर लग रहा होगा एफ के। तो बताइए ये अगर राइट एक्सेलरेट कर रहा है तो एफ एक्स बड़ा होगा, एफ के छोटा होगा, तो हम लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ के बराबर है में। एफ एक्स हुआ 20 √3, एफ के हुआ म्यू इंटू नॉर्मल एम ए, तो ये देखो 20 √3 माइनस म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू देखो जरा, नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल प्लस 20 ने मिलकर 5g को बैलेंस किया, तो नॉर्मल हुआ 5g माइनस एफ बाई 20 बराबर 5 है। तो ये देखो 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.7, म्यू हमको निकालना है, ये 5g माइनस 20 बराबर 5 इंटू ए, और म्यू दिया बेटा 0.2 रख दो बेटा, ये हुआ हमारा 34 माइनस 0.2 इंटू 30 देख लो यार इक्वल टू 5a। ये बताओ 6 हुआ, ये 28 बाई 5 बराबर a, डिवाइड करो 5.6 के आसपास आंसर आएगा, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और ये डिफरेंस इसलिए आ गया क्योंकि हमने √3 को 1.7 लिया, 1.732 लेना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना चलेगा। 37 नंबर, में हमसे कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट PQ एक्सिस। बताओ भाई PQ, तो पहले तो बताओ ये जो एक्सिस है, ये वाली डायमीटर वाली, ये प्लेन में है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
वो होगा 1/4 mr², रिंग है ना। अब हम यहां से यहां लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बताओ यहां पर IP वो हो जाएगा ICM इसके पैरेलल प्लस MD²R², ये दूरी R दी गई है, तो ये 1/4 mr² प्लस mr²। आंसर हो जाएगा बेटा 5 अच्छा सॉरी, ये रिंग है क्या? यस, ये रिंग है, ध्यान दीजिए, मैंने डिस्क समझ लिया, ये रिंग है तो यहाँ 1/2 आएगा और ये 1/2 होगा, तो ये बताओ 3/2 हो जाएगा। तो आंसर मैं फिर से लिख दे रहा हूं 3/2। बेटा ये रिंग है तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट होता था 1/2 mr²। तो जब हम प्लेन में जाएंगे तो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होता था mr², ठीक है, इसके अबाउट होता था mr², और इसके अबाउट हो जाएगा 1/2 mr², फिर लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। राइट, आगे बढ़ते हैं। 38 देखो, सवाल में कह रहे हैं ए पेंडुलम क्लॉक 5 सेकंड फास्ट एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, 10 सेकंड स्लो एट टेम्परेचर 30 डिग्री, एट व्हाट टेम्परेचर डज इट गिव करेक्ट टाइम। तो बताओ भाई क्या सिखाया था आपको, dt/t α/2 इंटू डी थीटा। तो पहली इंफॉर्मेशन है 5 सेकंड फास्ट, 5/पर डे है अगर ये, तो 86,400 α/2 15 डिग्री पे करेक्ट टेम्परेचर थीटा है मान लो, तो थीटा -15। अगली बार 10 सेकंड स्लो, तो 10/86,400 अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट 30 माइनस थीटा। थीटा वो टेम्परेचर है जिस पर वो करेक्ट टाइम शो करेगा, डिवाइड कर दो, तो 1/2 थीटा -15, 30 माइनस थीटा, 30 माइनस थीटा 2 थीटा -30, 60 बराबर 3 थीटा, थीटा आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, यानी जिस पर वो करेक्ट टाइम शो करेगा वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब ये सब कैसे आया इसका अब समय नहीं है कि इसको बताया जाए, ये पूरा आपको कई बार कराया जा चुका है। 39 बताइए भाई, 39 सेक्शन बी में थर्मल एक्सपेंशन का सवाल है। बताइए, कह रहे लिक्विड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा इज फिल्ड इन ए कंटेनर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ऑन हीटिंग लिक्विड ओवरफ्लो। बताओ लिक्विड को अगर बाहर निकलना, ध्यान दो, ये मान लो कंटेनर है, इसमें लिक्विड एकदम टॉप तक भरा हुआ है, लिक्विड भी एक्सपेंड कर रहा है और यहां हमने हीटर लगा दिया ऐसे, लिक्विड भी एक्सपेंड कर रहा है, कंटेनर भी एक्सपेंड कर रहा है। अगर इस लिक्विड को बाहर निकलना है तो गामा लिक्विड शुड बी ग्रेटर देन गामा कंटेनर, तो गामा लिक्विड शुड बी ग्रेटर देन गामा कंटेनर, और कंटेनर का अल्फा दिया है तो शुड बी ग्रेटर देन 3 अल्फा, यह आंसर हो जाएगा। थर्ड 40 नंबर देखिए, ये क्लियर है ना कि ये बाहर कम निकलेगा जब लिक्विड ज्यादा बढ़े कंटेनर कम बढ़े, मतलब कुछ ऐसी बात है, कंटेनर यहां तक पहुंचा, लिक्विड यहां तक पहुंच गया तो ये बाहर निकल जाएगा, लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड कर जाए, तो लिक्विड एक्सपेंड तभी करेगा जब लिक्विड का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो कंटेनर के वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट से ज्यादा हो। 40 नंबर देखिए भाई, 40 नंबर सेक्शन बी, करंट फ्लोइंग थ्रू द जेनर डायोड इन द फिगर। बताओ जेनर डायोड से करंट बताना, ये हमारा जेनर डायोड है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इस सवाल में कहीं जीरो आंसर नहीं है, इसका मतलब जेनर का ब्रेकडाउन हुआ होगा, और अगर जेनर का ब्रेकडाउन हुआ है तो 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट होगा, और अगर ये 5 वोल्ट है तो इधर जो करंट आई होगी वो 5 वोल्ट अपॉन 1 किलो ओम, तो ये हो गया 5 मिली एम्पियर करंट, इधर करंट आई होगी 1 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। तो जरा सोचो, अगर हम यहाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं
तो यहाँ 5 वोल्ट, तो यहाँ 5 वोल्ट, क्योंकि ये पूरा 10 वोल्ट है। तो यहाँ से जो करंट गई होगी आई, तो वो आई देखो क्या होगी 5/500, ये आ रहा है एम्पियर, 1/100 एम्पियर। तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करो तो 10 मिली एम्पियर, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 10 मिली एम्पियर में से 5 मिली एम्पियर इधर गई, तो जेनर में कितनी गई 5 मिली एम्पियर। आंसर, जेनर में जाने वाली करंट होगी 5 मिली एम्पियर। सबसे पहले ये देखा करो कहीं ऑप्शन 0 तो नहीं है। अगर 0 होता तो फिर हमें चेक करना पड़ता कि जेनर का ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ। 41 देखिए भाई, 41 में कह रहे हैं ए फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय स्मॉल ब्राइट सोर्स प्लेस्ड 1 मीटर अवे व्हेन द सेम सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड 1/2 मीटर अवे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, बताओ भाई। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तुमने बताओ 1 मीटर से 1/2 मीटर कर दिया, r को अगर r/2 किया तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई, और इंटेंसिटी 4 टाइम्स नंबर ऑफ फोटॉन्स 4 टाइम्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर 4 टाइम्स तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 4 टाइम्स, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स 4 टाइम्स। ठीक है, तो बताओ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फैक्टर 4 से इंक्रीज कर जाएंगे। 42 नंबर देखिए भाई, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोअर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना, रेडियस ऑफ इट्स फोर्थ बोअर ऑर्बिट, बताओ रेडियस प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो बताओ 1 से 4 हुआ है, तो बताओ 16 टाइम्स होगी, r4 विल बी 16 टाइम्स ऑफ r1, तो 16 इंटू 0.53, तो ये बताओ 8 पॉइंट को जाना चाहिए। आंसर लास्ट। ठीक है, 43 नंबर, सवाल पढ़िए। कह रहे हैं एनर्जी लेवल ABC ऑफ ए सर्टेन एटम correspond to increasing value EA less than EB less than EC. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the wavelength of the radiation for the transition. बताओ भाई, सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल है कौन सा EC, ये हुआ EB और ये हुआ EA। C से B में इसमें लैम्डा 1, B से A में लैम्डा 2 और C से A में लैम्डा 3। तो बताइए भाई क्या कह रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, EC माइनस EA विल बी इक्वल टू EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA। तो ये हुआ देखो SC बाई लैम्डा 3, ये हुआ SC बाई लैम्डा 1, ये देखिए, और ये हुआ SC बाई लैम्डा 2। तो 1/λ3 बराबर 1/λ1 प्लस 1/λ2। तो ये हुआ देखो लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1/λ1 इंटू लैम्डा 2। तो यहां से बताइए लैम्डा 3 की वैल्यू, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। सवाल में कह रहे हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, बताओ जब वो n/3 से n/2 में आ रहा है, इट एमिट ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। जरा ध्यान दीजिए, तो 1/λ r/z² 1/2² माइनस 1/3², ये आ रहा है। अब वो 4 से 3 में आ रहा है तो कितना लैम्डा होगा, तो 1/λ' r/z² 1/3² माइनस 1/4²। दोनों को डिवाइड करो बेटा, तो λ' अपॉन लैम्डा
तो यहाँ देखो एलसीएम 36 आएगा, 9 में से 4 गया 5, इधर डिवाइड, इधर 144, 16 में से 9 गया 7, तो यहाँ से देखो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा बराबर 5/36 इंटू 144/7, ये 4 टाइम्स कट हुआ, लैम्डा डैश हुआ 20/7 लैम्डा, आंसर हुआ फर्स्ट। 45 देखिए, में कह रहे हैं द सर्किट हैज टू अपोजिटली कनेक्टेड आइडियल डायोड। आइडियल बताओ, अगर आइडियल वर्ड यूज किया गया डायोड में, आइडियल डायोड में मैंने क्या पढ़ाया था, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये बनता था वायर और ये बनता था ओपन सर्किट। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, बताओ भाई। तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, तो इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगी, करंट जाएगी तो ऐसे जाएगी इसमें। तो ये बताओ 4 और 2, और बताओ ये वायर बन गया, तो 4 to 6 ओम हुआ सीरीज में, 12 वोल्ट की बैटरी, तो करंट आ गई 12/6 2 एम्पियर। बहुत ही आसान, बहुत आसान। 46 नंबर, सवाल पढ़िए, द गैस इक्वेशन PV/T बराबर कांस्टेंट कह रहे हैं, तो बताओ PV बराबर KT, K की जगह हम चाहें तो NR ले लें, PV बराबर NRT। ये इक्वेशन वैलिड है फॉर ऑल प्रोसेस, एनी टाइप ऑफ चेंज, चाहे वो आइसोबैरिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे वो एडियाबैटिक हो, चाहे आइसोथर्मल हो, सब में लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 47, सवाल पढ़िए, कह रहे हैं ए मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक का गामा 1 + 2/f, f की वैल्यू 3, तो 1 + 2/3 गामा हो गया मोनो का 5/3। प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 कंप्रेस टू 1/8 ऑफ वॉल्यूम, तो बताओ एडियाबैटिक में PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, तो P1 V1 की पावर गामा, P2 निकालना है, वॉल्यूम हुआ V1/8 की पावर गामा, तो ये P1 और ये P2 1/8 की पावर 5/3। तो जरा देखो गौर से, ये आ गया P1 P2, ये देखो 2 की पावर 3 से, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, देखिए ये 3 से 3 गया, P2 आ गया 2 की पावर 5 32 P1, आंसर। अब देखते हैं 48 नंबर, सवाल पढ़िए, करे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फाउंड टू ओबे द लॉ P² V = कांस्टेंट, इनिशियल टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम T0 V0, गैस एक्सपेंड टू ए वॉल्यूम 3 V0, देन फाइनल टेम्परेचर। बताओ भाई, इनिशियल टेम्परेचर T0 है, वॉल्यूम V0 है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, और ये 3 V0 हो गया। इसका मतलब हमको रिलेशन चाहिए टेम्परेचर और वॉल्यूम में, तो इसको आइडियल गैस इक्वेशन से PV बराबर NRT से हटाओ, तो P की जगह T/V का स्क्वायर इंटू V बराबर नया कांस्टेंट, तो T/V रख दिया मैंने, तो यहां से देखो T² V बराबर कांस्टेंट, ये आ रहा है। तो इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब T² प्रोपोर्शनल टू V, तो वैल्यू रख दीजिए फाइनल टेम्परेचर का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 3 V0, इनिशियल का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू V0, डिवाइड कर दो तो T फाइनल अपॉन T0 का होल स्क्वायर बराबर 3, तो फाइनल टेम्परेचर √3 T0
√3 T0, ये T0 रूट के बाहर होगा, रूट यहाँ तक होगा, ठीक है। 49 नंबर पढ़ो। सवाल में कह रहे हैं ऑन मिक्सिंग 1 ग्राम मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस 1 ग्राम मोल ऑफ ए डायटोमिक गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताओ भाई, हमको CV मिक्सचर निकालना है, CV मिक्सचर N1 CV1 N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। बताओ, एक गैस है मोनोएटॉमिक, मोनो का CV 3R/2, डाया का CV 5R/2। रख दो वैल्यू 1 इंटू 3R/2 1 इंटू 5R/2 अपॉन 1 प्लस 1 8R/2 अपॉन 2, आंसर आएगा 2R। अब आ रहा है आपका आखिरी सवाल 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, current 2 beam of light having intensity I and 4I interfere to produce a fringe pattern on screen. The phase difference between the beam is π/2 at a point A and pi at a point B. Then the difference between the resulting intensity at A and B. तो याद करो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का क्या रिजल्ट था, ये था I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos फाई, ये था। तो पहली बार में फाई हो गया π/2, पहले में π/2 रखो। तो देखो भाई, रिजल्टिंग इंटेंसिटी पहले बार में IR1, तो ये I, ये 4I और ये cos 90 0 हो गया, तो ये आ गया देखो 5I। अगली बार में हमने पाई रखा, तो अगली बार में रिजल्टिंग इंटेंसिटी I प्लस 4I 2 √I √4I cos पाई की वैल्यू -1, तो ये देखो 5I -1 हुआ तो 2 2 4 इंटू 1 -4I, तो ये आ गया बेटा I आ गया। हमसे क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टिंग इंटेंसिटी, तो बताओ हमको डिफरेंस निकालना है डेल्टा I, तो I रिजल्टिंग 1 माइनस I रिजल्टिंग 2, तो यार ये आया था 5I, ये आया I, आंसर 4I, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, ये रहा आपके पहले फुल टेस्ट का पूरा डिस्कशन। आप लगातार टेस्ट देते रहिए, अगले संडे को आपका फिर एक फुल टेस्ट लिया जाएगा। आप लगातार जुड़े रहें, अपना प्रयास करते रहें और आपके एग्ज़ाम तक हम आपके टेस्ट कंडक्ट कराते रहेंगे।